मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। जो है इतने तरह के इनोवेटिव जो स्टेप लिए गए, उनके मटेरियल को जो है अदर स्टेट ने भी जो है डिमांड किया। अच्छा। दिल्ली पुलिस की बहुत ही सराहना की गई, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने जो जो है यहाँ इसको पे जो यहाँ मेहनत की इम्प्लीमेंट गई किया। है तो ताकि वो जी काम सर, उनके भी काम आ जाए। जी सर, बट कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ, यही मान लिया कि ये मेरी डेस्टिनी है, इसको मुझे करना है। अरे वाह। इंस्पेक्टर सिंगारा सिंह होते थे, अच्छा। वो दिल्ली पुलिस की टीम को लेके उसी ट्रेन में सफर कर रहे थे। अच्छा। तो उन्होंने ही हमें इंस्पायर किया कि व्हाई डोंट यू जॉइन दिल्ली पुलिस, हम जो है आपकी भी टीम बना लेंगे। अच्छा। तो जरूरत होती है कि व्यक्ति अपना माइंड सेट कर ले, बिल्कुल, तो बिल्कुल। कुछ भी पॉसिबल इम्पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो रैंक बढ़ता गया। इनिशियली जब हम अनमैरिड थे या बच्चे नहीं थे, तो टाइम ज़्यादा दे देते थे, रात-रात तक हम लोग काम करते थे, सुबह अर्ली आवर्स में चले जाते थे। फिर ये जो मेरा एक प्रिंसिपल रहा, यही एक सबसे बड़ा इसने मुझे मदद की, मेरी पुलिस लाइफ को एक सक्सेसफुल व्यक्ति की तरह जीने में, एज़ ए महिला, अपने घर की महिला, एज़ वेल एज़ एन पुलिस ऑफिसर। पुलिस में ज़्यादातर होता ही ऐसा है, नेक्स्ट मोमेंट नोबडी नोज़ कि आपके पास कौन-सा काम आ जाए और हो सकता है वो प्रायर टू प्रायोरिटी बन जाए। हाँ, बिल्कुल ठीक बात। लेकिन मैंने 20-25 मिनट अपने लिए निकाले। अच्छा। चाहे वो वॉकिंग की, एक्सरसाइज की, योगा किया, मेडिटेशन किया। यस मतलब सर, इसमें ये था कि जल्द से जल्द जो है हमें ये जो मैनुअल एफआईआर है, इसको कंप्लीटली बंद करना है दिल्ली के तमाम थानों में। और हमारे हाथ में वो चमड़े का सर वो टायर दे दिया। अच्छा। उसे लेके मैं और मेरी बैचमेट एक कमरे में गए और वो जो कल्प्रिट थी अब हम दोनों एक दूसरे से पूछे कि इसका करना क्या है। सर जहाँ भी दिमाग का खेल होता था आपको याद करते थे। सर दिमाग का क्या खेल होता था। अगर मैंने आज कुछ फ्रूटफुल नहीं किया ना, क्योंकि लाइफ क्या है, सिर्फ काटने के लिए नहीं है, 3 समय खाना खा के सोने के लिए नहीं है। रात को जब सोएं तो एक बारी अपने आप से जरूर पूछें कि आपने कुछ ऐसा किया जो दूसरों के लिए काम आया हो। उस समय तो बल्कि ये एक पीटीसी, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल कॉलेज, और पीटीएस, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के नाम से जाना जाता था। हमने जब करी, आपने भी ट्रेनिंग की थी, पीटीएस होता था, पुलिस ट्रेनिंग या स्कूल। पीटीसी, बाद में हो गया पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज, अब हो गया और फिर दिल्ली पुलिस 21 एकेडमी। में उसको हमने न्यू लॉ पे ट्रेनिंग दी। अच्छा। अब तो न्यू लॉ पर ही सारी पुलिस की कार्रवाई चल रही है, लेकिन इस डिपार्टमेंट में भर्ती होके यही तीनों चीजें जब हमसे एक्सपेक्ट की जाती हैं कि आप इसीलिए लाए गए हैं कि ये तीनों आपको अपने से संपर्क में आने वाले लोगों को देनी है, बिल्कुल, इट मीन्स आपको उनकी आग में जलना ही पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दो बात कल कल के साथ पॉडकास्ट में स्वागत है। इस खास एपिसोड में हमारी मेहमान हैं दिल्ली पुलिस की एक साहसी, बेबाक, बुद्धिमान और ईमानदार महिला अधिकारी एसीपी कमलेश बिष्ट, जिन्होंने अपने कार्यों से न केवल पुलिसिंग को नई दिशा दी, बल्कि सिस्टम को आधुनिक बनाने में भी अपना योगदान दिया। इन्होंने ईएफआईआर जैसी महत्वपूर्ण पहल को लागू करने में भी अपनी अहम भूमिका निभाई। इसके साथ ही इन्होंने पुलिस बल को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने, मैन पावर को कंप्यूटर साक्षर करने और कार्य प्रणाली को आधुनिक बनाने में भी बड़ा योगदान दिया। वर्ष 2024 में लागू नए कानूनों के संबंध में इन्होंने पुलिस कर्मियों को ट्रेनिंग देकर उन्हें अपडेट और जागरूक बनाने में भी अहम भूमिका निभाई। फिजिकली फिट और मानसिक रूप से दृढ़ ये अधिकारी अपने कर्तव्य, अनुशासन और समर्पण की एक प्रेरणादायक मिसाल हैं। आइए मिलते हैं हमारी मेहमान एसीपी कमलेश बिष्ट से। नमस्कार मैडम। नमस्कार, स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैडम, आपने बड़ी पहचान बनाई है दिल्ली पुलिस के अंदर, जैसे मैंने आपकी तारीफ करी दी है। जी। तो बचपन से लेकर दिल्ली पुलिस में ज्वाइन करने तक की छोटी सी जर्नी एक शॉर्ट में बताने की कोशिश करें। धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं आपका इस आभारी हूँ कि आपने मुझे अपने ये दो बात कल कल के साथ शो में जो है इनवाइट किया है, एक अपॉर्चुनिटी दी है, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस।
थैंक यू। और जैसे कि आपने ये जानना चाहा कि मैंने पुलिस ज्वाइन करने से पहले मेरा जीवन जो है एज ए चाइल्डहुड एंड ज्वाइनिंग तक कैसा रहा, तो उसमें यही कहना चाहूँगी कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से थी, लेकिन शायद ऊपर वाले का और माँ बाप का प्रेरणा थी, मोटिवेशन था कि चाइल्डहुड से ही मैं बहुत एक एक्स्ट्रा कहते हैं आउटवर्ड बच्चा थी। अच्छा। मैं इसका पढ़ाई में भी मैंने जो है बहुत अच्छा प्रदर्शन रखा। पढ़ाई के साथ-साथ मेरे को फिज़िकल एक्टिविटी करने में बहुत मज़ा आता था। अच्छा। तो उसकी वजह से स्कूल में मेरा पार्टिसिपेशन अलग-अलग तरह के खेलों में रहा। नेशनल लेवल पे मैंने हॉकी खेली, एथलेटिक्स खेला और उसके बाद जो है जब मेरा कॉलेज जॉइनिंग हुआ तो कॉलेज में स्पोर्ट्स में होने के नाते माता सुंदरी कॉलेज मैंने जॉइन किया, तो माता सुंदरी कॉलेज की हॉकी की टीम हुआ करती थी। ओके। तो आई जॉइन्ड दैट टीम एंड एज ए नेशनल लेवल प्लेयर आई हैव प्लेड हॉकी फ्रॉम 83 to 88. अच्छा। Yes, I have represented Delhi as a state and as a national level. तो हॉकी खेलते खेलते एक समय की बात है कि हमारी टीम दिल्ली से जो है महिला की टीम जा रही थी केरला। तो उस समय दिल्ली पुलिस की ही टीम को इंस्पेक्टर सिंगारा सिंह होते थे। अच्छा। वो दिल्ली पुलिस की टीम को लेके उसी ट्रेन में सफर कर रहे थे। अच्छा। तो उन्होंने ही हमें इंस्पायर किया कि व्हाई डोंट यू जॉइन दिल्ली पुलिस, हम जो है आपकी भी टीम बना लेंगे। अच्छा। तो बड़ा अच्छा लगा ये सुन के कि इस गेम को जो है हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे और दिल्ली पुलिस को रिप्रेजेंट करेंगे। तो उनके मोटिवेशन की वजह से हमने जो है दिल्ली पुलिस ज्वाइन कर ली। अच्छा, उससे पहले कभी ऐसे आइडिया आया नहीं था दिमाग में? कभी नहीं सोचा पुलिस था ज्वाइन करना है? जी नहीं, कभी नहीं अच्छा। सोचा था क्योंकि कैरियर को आगे जो है हॉकी में ही जो है एयर इंडिया या रेलवे में ज्वाइन करने की अच्छा। मेरी इच्छा अच्छा, थी। एज ए स्पोर्ट्समैन आपने सोचा था कि यस अपने किसी दूसरी यस जगह कि चले मैं जाएंगे? अपने कैरियर को ओके। एज ए स्पोर्ट्समैन ही रखूंगी। अच्छा। ये सिंगारा सिर जी के मैं बहुत जो है आभारी रहूंगी कि उनकी वजह से दिल्ली पुलिस ज्वाइन की और एक ऐसी सर्विस ज्वाइन की जहां मुझे जो मैं चाहती थी करना, अच्छा, वो मुझे फिजिकली भी और मेंटली भी दोनों तरह से अपने कार्यों को करने का मौका मिला। कौन से सन में ज्वाइन किया आपने? मैंने 88 में 1988 में दिल्ली पुलिस को ज्वाइन एज ए किया सब था। इंस्पेक्टर आपने ज्वाइन? नहीं, मैंने इनिशियली जो है एज एन एएसआई, उस समय एएसआई की वुमेन की भर्ती हुआ करती थी अच्छा। दिल्ली अच्छा। पुलिस की ओके। अपनी। ओके। ओके। तो मैंने एएसआई ज्वाइन किया था। ये एएसआई एग्जीक्यूटिव थे? यस यस। अच्छा। ओके। As an ASI executive, I have joined the Delhi Police on 1988 and ट्रेनिंग के दौरान ही फॉर्म भर दिए हमने। सब इंस्पेक्टर की भी वैकेंसियां निकली थी 89 में। अच्छा। तो ऑन 23/6/1989 आई वाज सिलेक्टेड एज एन सब इंस्पेक्टर। वो तो आपने बता ही दिया था कि आप इंटेलिजेंट थे। यस, तो मतलब उस समय हमें नहीं मालूम था कि हमने क्या पाया। ये हमें हमारे उस्तादों ने बताया कि आपको ना कल रियलाइज होगा कि आपने अपनी पुलिस सर्विस के इस एक रैंक से दूसरे रैंक में जाने में 15-15 साल लग जाते हैं। बिल्कुल। तो ये हमारे लिए उस समय बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। वेरी गुड। तो एक हिसाब से मैडम आपके हो गए 38 साल जी इस महकमे में हो गए। जी 38 साल तो ज्वाइन किया। तो आज 38 साल बाद आप देखो तो क्या आपको लगता है कि आपका डिसीजन सही था पुलिस में आने का? बिल्कुल परफेक्ट था। अच्छा। जो दिल में चाहा थी, जिस काम को जिस तरीके से करने की थी, अपने तरीके से किया। ओके। तो जब पहली बार जब आपको पता चला कि हो गया, मतलब भर्ती हो गई, एंट्री हो गई, तो कैसा महसूस हुआ आपको? सर बहुत खुशी बहुत खुशी महसूस हुई क्योंकि कहते हैं ना उस समय तो पूरे मोहल्ले में माँ बाप मिठाई बांट देते थे। अच्छा। 60% लाना ही सबसे बड़ी पहली बात होती थी और फिर सरकारी नौकरी में लग जाना। क्योंकि मैं अपने गांव की पहली लड़की थी। अच्छा। लड़की क्या, उस समय मेरे गांव से किसी पर्सनल ने दिल्ली पुलिस को ज्वाइन नहीं किया था। अच्छा। एंड इट वाज माय फॉर्चूनेट कि आई हैव जॉइन्ड द दिल्ली पुलिस फ्रॉम माय विलेज एंड रिप्रेजेंटेड माय डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा उत्तराखंड। तो परिवार का कैसा रिएक्शन था कि भी पुलिस के अंदर आना? क्योंकि पुलिस में अगर जिसके घर से पहले कोई पुलिस में होते नहीं है तो थोड़ा सा पुलिस से आदमी को थोड़ी दूसरी तरह की जिज्ञासा रहती है कि पता नहीं कैसी फोर्स होगी। जी जी जी। नहीं, मेरे जो फैमिली थी बहुत ही आउटवर्ड थी क्योंकि मेरे फादर भी फुटबॉल के प्लेयर रहे थे। अच्छा। और मदर भी बहुत इनोवेटिव थी, हालांकि शी वाज नॉट एजुकेटेड बट
दोनों का इतना योगदान रहा कि वो इतने पॉजिटिव थे, दे वर कॉन्फिडेंट, क्योंकि उन्होंने मुझे बचपन से देखा था। अच्छा, आई हैव टेकन एवरीथिंग इन ए पॉजिटिव वे। उनको पता था कुछ ना कुछ यस, जीवन आई में कर ही वाज लेंगे फिजिकली मतलब। एंड मेंटली स्ट्रांग। राइट, राइट। तो उनको बहुत खुशी हुई कि इतना पावरफुल हमारे परिवार से एक बच्चे को जॉब मिला, रिस्पेक्टेबल जॉब, राइट। एंड स्पेशली एक वुमन को, जिसके लिए माँ बाप चिंता करते हैं कि आगे दूसरे के घर जाएगी, लाइफ कैसी होगी। तो इस चीज से तो वो निश्चिंत हो गए कि अब बिल्कुल। आगे की लाइफ तो अब बच्चे के हो गई, सिक्योर्ड हो गई। इससे मैं दिल्ली पुलिस में गई तो मेरे जो माता सुंदरी कॉलेज के जूनियर्स थे, उन्होंने भी लेटर ऑन दे हैव जॉइंड द पुलिस। आशा ठाकुर आपकी डीडीओ, शी हैज हमारी रिटायर्ड। बैचमेट है वो। यस, अच्छा, वो भी she मतलब। was 1 year junior to me अच्छा, in the college. ओके ओके। सुषमा थी, मंजू भारद्वाज। आशा ठाकुर मैडम भी तो हॉकी की बहुत बढ़िया यस प्लेयर यस, है। शी इज अच्छा, वो भी मतलब आप ही की कैटेगरी की हैं। यस, राइट, स्पोर्ट्स राइट। कैटेगरी। अच्छा मैडम, पुलिस की तो काफी मतलब सख्त ड्यूटी होती है, आपको पता है 24 घंटे की नौकरी बिल्कुल होती है। बिल्कुल। घर में रह के भी आदमी मतलब जो है ऑनलाइन उसका दिमाग यही रहता है कि भी कभी भी मतलब जाना पड़ सकता है दोबारा। जी तो ऐसे में आपने परिवार के साथ कैसे संतुलन बना के रखा? सर, अगर मैं बिफोर मैरिज बात करूं तो चाहे दिन की ड्यूटी हो, रात की ड्यूटी हो, कोई दिक्कत कभी नहीं आई। हाँ, जब मैरिज की बात चली तो एक सोच हुआ कि भाई वेदर द पार्टनर विच बी कंफर्टेबल विद मी। तो हिम्मत करके अपनी एक बैचमेट को लेके मैंने एक दिन अकेले में उनसे एक बिफोर मैरिज एक क्वेश्चन कर लिया। अच्छा। कि आप जानते हैं मेरी सर्विस कैसी रहेगी, दिन की रात की, तो वेदर यू विल बी कंफर्टेबल। तो उनका जो एक वाक्य था ना कि आई एम कॉन्फिडेंट। अच्छा। मैं कॉन्फिडेंट हूँ। मैं पुलिस वालों के साथ रहा हूँ दिल्ली में, एज ए टेनेंट रहे। वो उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं मेरे हस्बैंड। अच्छा। तो लेकिन जो आसपास की जो सराउंडिंग थी वो पुलिस वालों के ही टेनेंट थे। अच्छा। तो उन्होंने मुझे यही कहा, आई हैव सीन द जॉब प्रोफाइल जो है दिल्ली पुलिस का, तो मेरी तरफ से कभी कोई शिकायत नहीं होगी। एंड दैट मोमेंट वो मेरे लिए बहुत एक, क्योंकि हम क्या चाहते हैं बिल्कुल आफ्टर ये मैरिज। अच्छा वो आपने पहले ही पूछ लिया, नहीं तो यस, फिर ये रहता है कि भाई कहीं बाद में वो कहे जी तो मुझे सर, पता ही नहीं था। जी। तो वहां से मुझे एक और कॉन्फिडेंस मिला। एंड आफ्टर लाइफ जब हमारा शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो होता है कि जब साथ एक सिंगल फैमिली होती है, बिल्कुल, क्योंकि मेरे बिल्कुल। मदर इन लॉ वगैरह सब उत्तराखंड में थे, तो इनिशियली हम किराए पे भी रहे। मेरे हस्बैंड का जॉब जो था प्राइवेट पब्लिकेशन में थे वो। अच्छा। तो अक्सर जो है महीने में 10-10-20 दिन बाहर रहा करते थे। बट कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ, यही मान लिया कि ये मेरी डेस्टिनी है, इसको मुझे करना है। अरे वाह। तो वो सोच जो थी मेरी, उसकी वजह से जो मैरिड लाइफ थी, बच्चे हो गए, वो बहुत स्टीमली चला। क्योंकि इनिशियली जब हमने ज्वाइन किया ना, आपने माइंड सेट भी वैसे बना लिया, अपने यस हस्बैंड को भी पहले क्लियर कर दिया था, तो यस, वहां से भी कोई रुकावट नहीं आई, बल्कि सपोर्ट किया उन्होंने जी। भी। तो जरूरत होती है कि व्यक्ति अपना माइंड सेट कर ले, बिल्कुल, तो बिल्कुल। कुछ भी पॉसिबल इम्पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। और आगे अब तक टिल डेट संतुलन की बात करेंगे तो जब हम जैसे जैसे रैंक बढ़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, बिल्कुल। तो वहां पर जो है हमने, मेरा एक नियम बनाया मैंने अपने जीवन कार्यकाल में कि आज के काम को कभी कल के लिए नहीं छोड़ा। अच्छा। चाहे मैं उसको रात के 10 बजे तक करूं, चाहे मैं ऐसे आज का काम आज ही निपटा के जाना है। आज के काम को आज ही करा, तो वो कभी घर तक नहीं गया। बिल्कुल ठीक बात। कि अरे वो रह गया है, वो कैसे होगा। तो जो प्लानिंग था मेरा कि घर का काम को घर पे करो, दोनों में एक डिस्टेंस रखा। ये करने से एक फायदा हो रहा है ना, क्योंकि अगले दिन तक छोड़ने में ये हो सकता है अगले दिन जाते सुबह को नया काम आ जाएगा। यस, फिर इसकी प्रायोरिटी नीचे चली जाएगी, फिर वो पेंडिंग रह जाएगा। जी। तो पुलिस में ज्यादातर होता ही ऐसा है, नेक्स्ट मोमेंट नोबडी नोज कि आपके पास कौन सा काम आ जाए, और हो सकता है वो प्रायर टू प्रायोरिटी बन जाए। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। तो जरूरत यही थी कि, और ये जो मेरा एक प्रिंसिपल रहा, इस यही एक सबसे बड़ा इसने मुझे मदद की मेरी पुलिस लाइफ को एक सक्सेसफुल व्यक्ति की तरह जीने में, एज ए महिला, अपने घर की महिला, एज वेल एज एन पुलिस ऑफिसर। अच्छा, आपने फिटनेस कैसे बरकरार रखी इतना? अभी भी आप बिल्कुल इतना एक्टिव हैं सब कुछ, तो ये इसके लिए क्या खास, मतलब पुलिस की नौकरी भी आपने पूरी शिद्दत से की है जी, और मेंटेन अपने आप को भी करा, परिवार को भी संभाल के रखा जी, तो क्या खास खास कोई टिप्स? जी बिल्कुल है।
फिटनेस, जब तक एक इंसान फिजिकली फिट नहीं होगा ना, तो उसका माइंड भी फिट नहीं होगा। एक स्वस्थ शरीर के अंदर ही स्वस्थ मन होता है, स्वस्थ विचार होते हैं। बिल्कुल। तो बीइंग ए स्पोर्ट्स पर्सनालिटी, हाँ। शुरू से ही मैंने अपना अर्ली आवर्स में, हम्म, अगर अपना ऑफिस जाने से पहले मेरा एक नियम रहा, बहुत रेयर हुआ कि मैं अपनी इस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाई, लेकिन मैंने 20-25 मिनट अपने लिए निकाले। अच्छा। चाहे वो वॉकिंग की, एक्सरसाइज की, योगा बिल्कुल। किया, मेडिटेशन किया, हम्म, बट उसको बरकरार रखा। और लकीली अब तो मैं 8-9 साल से एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में है, तो काफ़ी वास्ट एरिया है, तो वॉकिंग तो हो ही जाती है। मैडम आजकल दिल्ली पुलिस एकेडमी वजीराबाद, जी, तो तुम्हारा ट्रेनिंग सेंटर है, तो यहाँ तो मतलब फिजिकली फिट रह ही यस, सकते हैं। हमारा काम ही यही है। काम यही है, दूसरों को ट्रेनिंग फिट कराना, तो खुद तो फिट है। फर्स्ट वी हैव टू फिट मेंटली एंड फिजिकली। बिल्कुल ठीक बात है। जी, आपकी मैडम पोस्टिंग कहाँ कहाँ पर रही? जी। सर, जैसा कि हम लोग 89 जुलाई में मेरी ट्रेनिंग खत्म हुई थी। हम्म, तो पहली पोस्टिंग मेरी एज एन डी कोर्स मैंने गांधीनगर थाने में किया, अच्छा। और उसी ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में मैं फरवरी हम्म, 1993 तक रही। हम्म, 93 से 2000 दिसंबर तक कहूँगी, स्पेशल ब्रांच में मेरी पोस्टिंग रही है। अच्छा। और 2000 के दिसंबर में मैंने ज्वाइन किया नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट। अच्छा। एंड एक टर्निंग पॉइंट कहते हैं ना लाइफ का, तो हम्म, ज्वाइनिंग नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माय कैरियर, जिसने मेरे कैरियर को एक दिशा दी। अच्छा। जहाँ मेरे को बड़े बड़े मिशन प्रोजेक्टों पे काम करने की ओके। अपॉर्चुनिटी मिली, और वहाँ मैंने लोग विश्वास नहीं करते हैं, आई हैव सर्व्ड 17 ईयर्स नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट। अच्छा। यस सर। बड़ा चैलेंजिंग होता है नॉर्थ ईस्ट में यस, नौकरी ऑफ करना। कोर्स, कहते हैं जिसने नॉर्थ ईस्ट में नौकरी कर ली ना, उसे हम्म, दिल्ली के दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जो है कोई परेशानी नहीं परेशानी नहीं होगी। होगी, बिल्कुल। लोग आने से कतराते थे, क्योंकि हम्म, एक तो मिक्स पॉपुलेशन है, हम्म, क्राइम प्रोन एरिया है। और फिर नॉर्थ ईस्ट में ही मैं सब इंस्पेक्टर से जो 2006 में जो है इंस्पेक्टर रैंक पे प्रमोट हो गई थी। अच्छा। जी, और सितंबर 2016 में एसीपी। आपके बैच को तो मैडम डी कोर्स में ड्यूटी अफसर पर बिठा दिया था। यस सर, आपने सही सुना है। एक्चुअल में जब हमने 89 में जब थानों में आए, हम्म, तो पुलिस की जो इमेज थी, वो एक थर्ड डिग्री वर्ड बहुत सुनते थे हम, हम्म, कि भाई अगर पुलिस पकड़ के ले गई ना, टॉर्चर तो करेगी। टॉर्चर करेगी। वो जो हम्म, थर्ड डिग्री है, वो आया हमारा ब्रिटिशर्स के उससे, रूलिंग की वजह से। राइट राइट। तो हमें जो जिम्मेवारी दी गई, हम 102 लड़कियां थी, बहुत बड़ा बैच था हमारा अच्छा एएसआई का। अच्छा। अच्छा। तो दी देन जो एसीपी सीपी साहब थे हमारे, राजा विजयकरण साहब कहते हम्म, थे उनको। हम्म, तो उनका हमको एक ही मोटिव दिया गया कि हमें पुलिस की इमेज चेंज करनी है। अच्छा। तो हम सब लड़कियों को इनिशियली जो है ड्यूटी ऑफ डी कोर्स में ही ड्यूटी अफसर भी बैठाया गया, अच्छा। क्योंकि बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए। एक महिलाएं हो गई, सीनियर सिटीजन हो गए, बच्चे हो गए, पीड़ित लोग हो गए। इसमें ये है कि जो शिकायत करता आएगा तो जी, सबसे पहले आपसे ही रूबरू होगा। यस, क्योंकि एक थाने की जो छवि है, कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। बिल्कुल। तो अगर एक थाने के जहाँ पे पीड़ित व्यक्ति आ रहा है, वहां पे एक ऐसा व्यक्ति मिले जो उसको सुने ही ना, उसको बैठाए रखे, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो व्यक्ति उस दिन तो उस समय परेशान हो रहा है, वो एक ऐसी इमेज लेके जाएगा जिसको आप कभी चेंज नहीं कर सकते। जीवन भर उसके दिमाग में ये यस, चीजें प्रिंट रहेगी। तो जो वो एक नेगेटिव अप्रोच थी हमारी उस समय पुलिस की, उसको बदलने की जिम्मेवारी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और वो बदला भी, उससे बिल्कुल। बहुत हेल्प हुई, क्योंकि जो महिलाएं, बच्चे या जो भी पीड़ित था, वो निर्भय होकर आना शुरू हो गए, बिल्कुल। क्योंकि उन्हें लगा एक महिला है, महिला बहुत सॉफ्टली हैंडल करेगी, सुनेगी। और उसको जो हमें ये एम दिया गया था, हमने उसको पूरी शिद्दत से किया। बिल्कुल। शिकायतकर्ता की आधी शिकायत तो वैसे ही दूर हो जाती है अगर कोई उसकी बात सुन ले। यस सर, अगर ध्यान से आपने उसकी बात सुन ली जी, और उसकी बात समझ ली और आपने अपनी तरफ से कुछ जो भी प्रयास किए, तो कम से कम वो इसी खुशी खुशी घर जाता है कि भाई अब हाँ, जो है कि मेरी शिकायत का समाधान होगा। जी सर, उसको हम कम से कम 50% तो रिलीफ उसी समय उसे उसी मिल टाइम। जाता है, कि मुझे किसी ने जो उम्मीद लेके वो आया कि मुझे कोई सुनेगा, बिल्कुल बिल्कुल। और उसको सुन लिया गया, तो वो उस उम्मीद से जाता है कि अब यहाँ से
जिस अधिकारी ने मुझे सुना है या तो वो स्वयं या किसी अन्य के माध्यम से मुझे समाधान दिलवाएगा। दोस्तों, जो डी कोर्स की बात की, डी कोर्स वो होता है जब ट्रेनिंग के बाद 1 साल का जो ट्रेनिंग पीरियड होता है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। क्योंकि ट्रेनिंग के अंदर तो अपने पीटी परेड वगैरह हो गया, कदमताल हो गई, तो थाने के अंदर जाके जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है उसको डी कोर्स बोलते हैं। गांधीनगर में हम लोग डी कोर्स कर रहे थे, मेरी बैचमेट थी अलका आजाद। अच्छा। तो उस समय एक्चुअल में क्या है, हम महिलाएं थानों में 1-1, 2-2 थी। तो महिला चाहे कल्प्रिट भी आती थी तो ये शुरुआत हो गई थी कि उनको जो डील करेगा, उनसे जो पूछताछ करेगा, उसमें हमारी उस समय पुलिस महिला अधिकारी का होना जरूरी होगा। अच्छा। एक मेल उसको आइसोलेटेड प्लेस पे इन्वेस्टिगेट या पूछताछ नहीं कर सकता था। तो हमें जिम्मेवारी दे दी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने कि भाई इनसे कुछ जो है आप उगलवाइए, ये बोल नहीं रही है, महिला बता नहीं रही है कि क्राइम कैसे किया है या कोई चीज है वो कहाँ छुपा रखी है। और हमारे हाथ में वो चमड़े का सर वो टायर दे दिया। अच्छा। उसे लेके मैं और मेरी बैचमेट एक कमरे में गए और वो जो कल्प्रिट थी अब हम दोनों एक दूसरे से पूछे कि इसका करना क्या है। थोड़ा थोड़ा समझ तो आ रहा था कि शायद इसलिए दिया गया है कि इससे हम मारपीट करेंगे, लेकिन जैसे कि हम लोग इस माइंड के थे ही नहीं, तो हम लोगों ने कुछ नहीं, अपने सॉफ्ट तरीके से ही उस महिला से पूछताछ करके जो उनका उद्देश्य था, जो जानकारी थी वो हासिल कर ली थी। मैडम, उस वक्त तो कंप्यूटर जानने वाले बहुत कम होते थे, और लेकिन धीरे धीरे आपने तो बहुत वो टाइम देखा था जब बिल्कुल कंप्यूटर का मतलब नामो निशान नहीं था, और बाद में धीरे धीरे कंप्यूटर करते करते आजकल तो EFIR तक आ गया जी। तो 1998 में शायद कंप्यूटर आने स्टार्ट हुए थे जी पुलिस के अंदर। सर ऐसा है, 1998 में जो है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम आया था। अच्छा। तो एक किसी किसी जगह एक आध कंप्यूटर होता था, डिस्ट्रिक्ट में तो डिस्ट्रिक्ट सेंटर में कंप्यूटर सेल होता था, उसमें होता था। तो जब उसकी शुरुआत हुई तो जिम्मेवारी बढ़ी, तो वो कंप्यूटर ही जो है बहुत आगे तक ले गया हमें, एक के बाद मिशन मोड प्रोजेक्ट पे लेकर तो आपको तो मतलब शुरू से इस चीज से जुड़ गए थे, बल्कि आपने तो दूसरों को भी ट्रेनिंग दी है, तो आपने टाइपिंग वगैरह पहले ही सीख रखी थी क्या? जी सर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि उस समय जो माँ बाप थे ना, जैसे ही बच्चा 10वीं कर लेता था, उन्हें पता था 2 महीने खाली इधर उधर कूदेगा। अच्छा। क्योंकि हमारी एक्टिविटी रहती थी मोहल्ले की, उस समय तो माहौल ही अलग होता था। अपना मोहल्ला, सारे गेम्स खेलो कूदो, पढ़ाई करो, खाओ पियो। तो ज्यादातर जो पेरेंट्स थे उस समय अपने बच्चे को टाइपिंग में, शॉर्ट हैंड में, इसमें डाल देते थे। अच्छा, ताकि कुछ सीखेगा भी और बिजी भी रहेगा। और इसी के बेस पे कहीं ना कहीं जो है LDC UDC गेन कर लेगा। अच्छा। तो मैंने भी ज्वाइन किया एंड यू विल बी सरप्राइज दैट कि सर एट दैट मोमेंट आज हम लोग इंग्लिश के टेस्ट वगैरह में, टाइपिंग में, हिंदी में 35 और 40 मांगते हैं, बट आई वॉज हैविंग द 66 वर्ड्स पर मिनट स्पीड एट दैट टाइम। अच्छा। यस, एक मतलब आपने तो जहाँ भी कदम रखा वहीं पर ही एक्सेल किया। सर ये मैं ईश्वर का वरदान मानती हूँ, ब्लेसिंग मानती हूँ, अपने माँ बाप का शुभ प्रेरणा मानती हूँ कि उन्होंने जो है किसी चीज के लिए कभी मना नहीं किया सर। और सिर्फ यही नहीं, इसके संग मैंने जो है, अब जिक्र चल रहा है तो कल्चरल एक्टिविटीज में भी मेरा पार्टिसिपेशन रहा है। बिफोर ज्वाइनिंग द पुलिस जो है मैंने भरतनाट्यम, कथक वगैरह भी सीखा है, एंड आई हैव गिवन द परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज, पहाड़ी फोक सॉन्ग्स पे दी है मैंने, एंड आई हैव आल्सो पार्टिसिपेटेड इन रामलीलाज। ऑलराउंडर है आप, हर तरह के स्पोर्ट्स से लेके कल्चरल एक्टिविटीज तक, और कहीं कहीं आपको हमने देखा भी है वो गाते हुए भी, कहीं ना कहीं फंक्शंस में आप गा भी लेते हैं। गुनगुना लेते हैं जी सर। चलो बीच में एक बार थोड़ा आपका ना गुनगुना लो 2 लाइन जो है दर्शकों के लिए भी। हाँ, अपना इसी जैसे कि जिस तरह की जीवन रहा है तो उसी से प्रेरित हैं 2 लाइनें। जी जी। अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ऐ दिल जमाने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ये जो आपने गाया यही आप जीवन में इसको जी भी रहे हैं इस चीज को। फिर जब EFIR आई, ये कब EFIR स्टार्ट हो गई थी? सर थोड़ा सा इसमें मैं ये बताना चाहूँगी कि
सबसे पहले तो ये जैसे जब मैंने नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट ज्वाइन किया था, तो उस समय जो डिमांड थी 2000 दिसंबर में मैंने ज्वाइन किया था, तो एट दैट टाइम आई वाज होल्डिंग द प्रोजेक्ट CCIS, अच्छा क्राइम क्रिमिनल इंफॉर्मेशन सिस्टम। अच्छा तो उसमें जो है ये विचार आया कि FIR को और अरेस्टेड क्रिमिनल्स का जो डाटा है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रखा जाए। अच्छा तो इन ज़रूरतों को देखते हुए डिस्ट्रिक्ट के कंप्यूटर सेल में ये 2 चीज़ों का कंप्यूटराइजेशन शुरू हुआ। फिर अब यूटिलिटी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि स्टैंड अलोन डिस्ट्रिक्ट में डाटा होता था, उसको फ्लॉपी के माध्यम से जो है हम NCRB के सर्वर तक जो है उसको मैनुअली राइडर के थ्रू भिजवाया करते थे। फिर जरूरत ये हुई कि इसको PS लेवल पे स्टार्ट किया जाए, थानों के लेवल पे। जी। तो थानों के लेवल पे स्टार्ट करने के लिए सीपा प्रोजेक्ट इंसेप्ट हुआ। अब सीपा की क्या फुल फॉर्म? जी, कॉमन इंटीग्रेटेड पुलिस एप्लीकेशन। ओके। तो अब कोई भी एप्लीकेशन को इम्प्लीमेंट करना मुश्किल नहीं होता। मुश्किल क्या होता है, उसके लिए मैन पावर को तैयार करना। क्योंकि जैसे कि हम किसी लड़ाई को एक बिना मैन पावर के नहीं लड़ सकते ना, खाली एक व्यक्ति आगे बढ़ के अगर पीछे मैन पावर ही नहीं है, बिल्कुल सेना ही नहीं है, तो आपको विक्ट्री कहाँ से मिलेगी? हम कितना भी सेटअप कंप्यूटर सब कर दिया, लेकिन जब तक मैन पावर उसके हिसाब से ट्रेंड नहीं होगी तो फिर उसका यूज ही नहीं है। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये था हमारे पास कि ये हम करेंगे कैसे PS लेवल पे, इस सीपा प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? अच्छा। तो उस समय हमारे दी देन DCP सर थे, देवेश श्रीवास्तव सर जी, और उनकी गाइडेंस में, उनकी सुपरविजन में एक प्लानिंग की गई, प्रोग्राम चार्ट आउट किया गया। डिस्ट्रिक्ट में जो है एज एन कंप्यूटर सेल इंचार्ज सीपा प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर होने के नाते जो है जिम्मेवारी दी गई कि हमें तो कांस्टेबल से लेके ACP तक को नॉलेज देना है, कंप्यूटर से भी बनाना है। अच्छा। तो हमने फुल ऑक्यूपाइड, आप मतलब यू विल बी सरप्राइज कि 1 साल से ज्यादा हमने जो है एक ट्रेनिंग सेशन, अच्छा, मैंने जो है अपने 2-3 जो लोग थे मेरे पास कंप्यूटर सेल में, वहीं पे उनको बुलाना डे टू डे बेसिस पे, हर थाने के व्यक्ति को, चाहे वो एग्जीक्यूटिव कैडर का हो, मिनिस्ट्रियल कैडर का हो, कांस्टेबल टू, पहले हमने कांस्टेबल्स को तैयार किया। तो उनको इनिशियली जिनको माउस पकड़ना नहीं आता था, वो तार जिस तरफ होती है उस तरफ से माउस को पकड़ लेते थे। ठीक बात है, समझ नई चीज है, उसको पता ही नहीं करना है कैसे पकड़ना है। ऐसा नहीं कि उनकी इच्छा नहीं थी, बट वो जो कहते हैं ना, बंदर के हाथ में अदरक दे दो तो उसे पता ही नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ हमारे लिए चैलेंज था कि हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, इतना बड़ा हमें टास्क दिया गया है। तो हमने सर उनको वर्ड से शुरू किया, सबसे बेसिक की एक फाइल क्या होती है, कैसे खुलती है, फाइल में कैसे टाइप करते हैं, मॉडिफिकेशन कैसे करते हैं, कॉपी कट पेस्ट, ये नॉलेज। इसके साथ साथ फिर एक्सेल का थोड़ा बहुत, फिर PPT, एंड देन उस समय नेटवर्क की सुविधा नहीं होती थी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी। अच्छा। तो मुझे अभी तक याद है, शादरा में जो है एक प्राइवेट कंपनी थी, वहां पे जो है गाड़ी में लोगों को डेली जो है बैठा के ले जाना, और उसको साइबर, जो आप हाईवे कहते हो आप लोग, एक वेब होता है ना जहाँ पे कई कंप्यूटर चल रहे होते हैं, साइबर नेटवर्क, वहां पर हमने उन लोगों को नेटवर्क तक का की ऑनलाइन क्या था। यस जी, अब तो कैफे कहते हैं, उस समय साइबर कैफे नहीं कहते थे, एक कंप्यूटर वो कह दीजिए कि इंस्टीट्यूशन है, यस कंप्यूटर सेंटर, वहाँ पे उनको वो नॉलेज दिया, उनको बताया, हार्डवेयर नहीं मालूम है कि UPS क्या है और CPU क्या है, बिल्कुल बिल्कुल, और इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, प्रिंटर कैसे निकलता है, जीरो से स्टार्ट करके yes, उस लेवल तक लाना। वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम जीरो। तो ट्रेनिंग लैब का हमने एस्टेब्लिशमेंट किया। ये के कुछ डेडलाइन दे दी थी आपको कि भी इस दिन तक, यस सर, इसमें ये था कि जल्द से जल्द जो है हमें ये जो मैनुअल FIR है इसको कंप्लीटली बंद करना है दिल्ली के तमाम थानों में। अच्छा। एंड ये कौन से सन की बात है जब ये फिर ट्रेनिंग शुरू पहले हो गया 1 मई 2007 को, वो पहला दिन था जिस दिन सबके जो अंदर टॉप टू बॉटम जो हिरारकी थी, धक धक थी कि वेदर वी विल अचीव आवर गोल
उस समय यही चैलेंज था कि क्या रात को जी, क्योंकि दिन में तो सब संभालने वाले होते हैं, रात का ज्यादा हो जाता है क्योंकि रियल टाइम एफआईआर का लॉज होना जरूरी है। तो क्या वो हो पाएगा या नहीं पाएंगे। और इट इज थैंकफुल टू गॉड कि हम पूरी टीम जो है, क्योंकि मैं उस समय नॉर्थ ईस्ट में थी, तो नॉर्थ ईस्ट की टीम और क्या दिल्ली पुलिस में पूरे में जो है जहाँ जहाँ उस दिन एफआईआर हुई वो मैनुअल नहीं हुई, कंप्यूटराइजेशन उसके माध्यम से हुई। और इसी सीपा प्रोजेक्ट पे जो है एफआईआर के बाद जो है सारे जो एक ड्यूटी अफसर के पास जाके कंप्लेंट अपना, चाहे वो मिसिंग की रिपोर्ट हो, कोई लॉस प्रॉपर्टी की हो, अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी की हो, अनक्लेम्ड डेड बॉडी की हो, तो पीसीआर कॉल्स या जो भी थी, धीरे धीरे इस सीपा के अंदर ये सारी चीजें जो रिकॉर्ड की अपकीपिंग, इसको कहेंगे हम अपकीपिंग, सब कुछ मैनुअल काम अब फिर कंप्यूटर पे होने लग गया। एफआईआर से लेके चले हम, और एफआईआर से लेके आज थाने का हर रिकॉर्ड जो 25 रजिस्टर हैं, चाहे वो क्राइम से रिलेटेड है या क्रिमिनल से रिलेटेड है, सारे कंप्यूटराइज हो गए और उनकी शेयरिंग हो गई, उनकी एक्सेसिंग ऑफ डाटा हो गया। तो इसमें हमारा सेविंग हुआ मैन पावर एंड लेबर टाइम। बिल्कुल। तो ये अभी जब नए कानून बने मैम ये 2024 में जी, तो उसकी ट्रेनिंग में भी बड़ा आपका योगदान रहा, बड़ी अहम भूमिका रही आपकी सर। जहाँ भी दिमाग का खेल होता था आपको याद करते थे। सर दिमाग का क्या खेल होता था, एकेडमी में थे हम, दिल्ली पुलिस एकेडमी में अभी हूँ मैं। तो मैंने 17 में ज्वाइन की थी एकेडमी, जुलाई में। तो अभी उस समय तो बल्कि ये एक पीटीसी पुलिस ट्रेनिंग स्कूल कॉलेज और पीटीएस पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के नाम से जाना जाता था। हमने जब करी, आपने भी ट्रेनिंग की थी, पीटीएस होता था, पुलिस ट्रेनिंग या पीटीसी, बाद में हो गया पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज, अब हो गया दिल्ली पुलिस एकेडमी। 21 में जो है दिल्ली पुलिस एकेडमी बना दी गई। और जो आपका क्वेश्चन है कि न्यू लॉ के इम्प्लीमेंटेशन में क्या रोल रहा, इस संदर्भ में मैं बताना चाहूँगी कि दी देन स्पेशल सीपी छाया शर्मा मैडम को जो है जिम्मेवारी मिली कि जुलाई 2024 में ये इम्प्लीमेंट हो जाना था। अच्छा। तीनों कानून, जैसे पहले जो आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट थे, इनकी रिप्लेसमेंट होनी थी भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अच्छा। इन 3 लॉ से जो है रिप्लेसमेंट होना था। और इसका इम्प्लीमेंट करने के लिए लोगों को न्यू लॉ की जानकारी देना बहुत जरूरी था। तो टास्क ये था, मिशन ये सौंपा गया कि ट्रेनिंग स्टार्ट की जाए। तो हमारे डीपीए वजीराबाद में ही हूँ मैं, तो उस वहाँ पर हमने जो है इसमें फरवरी 24 से लेके अगस्त 24 तक जो है 6 महीने तक दिल्ली पुलिस के डिस्ट्रिक्ट यूनिट कांस्टेबल से लेके एसएचओ रैंक तक के सभी लोगों को एक 3 फेज में शेड्यूल बना के 5 डेज अ वीक करके हमने न्यू लॉ पे उनको ट्रेनिंग दी गई, जिसमें फैकल्टी जिसको जो स्पेशलाइज थे लॉ पे उन फैकल्टी को भी इनवाइट किया गया। एंड आई वाज होल्डिंग दिस मिशन एज ए सीसीटीएनएस न्यू लॉ कोऑर्डिनेटर। अच्छा। तो कुल मिला के जो न्यू लॉ को जो इंसेप्शन हुआ उसमें हम लोग ट्रेनिंग कराने में सक्षम रहे। और न्यू लॉ के उसमें जो है एक जो हम लोगों ने देखा कि इसमें काफी कुछ बदलाव था पुराने लॉ से, अगर हम कंपेयर करें तो काफी बदलाव था। ट्रांसपेरेंट बनाया गया और पेनलाइजेशन ही एक मकसद नहीं था कि कल्प्रिट को कैसे पेनलाइज किया जाए, वो तो है ही कि उसको किस तरीके से जल्द जो है हम सजा दिला सके। इसके साथ साथ प्रायोरिटी रखी गई कि विक्टिम सेंट्रिक, कि विक्टिम को जो है न्याय हम कैसे और जल्द दिला सकते हैं, जिसके लिए जो है साइंटिफिक टूल्स का कलेक्शन ऑफ एविडेंस थ्रू डिजिटल मोड, इस पे एम्फेसिस किया गया। पहले के जो मतलब जो सेक्शंस थे वो तो थे ही, वो उनका चेंज हो गए सेक्शन। क्या इसमें और भी नए भी ऐड किए होंगे इस बार? यस, इसमें कुछ जो है नए सेक्शन भी ऐड किए गए थे। साइबर से संबंधित, शायद साइबर का था। और जैसे टेररिस्ट टाडा एक्ट अलग से होता था, उसको हटाकर जो है उसके जो रेलेवेंट सेक्शन थे उसको भारतीय न्याय संहिता के अंदर ही जो है लाया गया।
तो इससे काफी जो है इन्वेस्टिगेशन ये तो ऑफिसर को बड़ी चुनौती थी एक हिसाब से, जो 1861 से जो कानून चलता आ रहा था। जी सर, 160 साल पुराना। 160 साल पुराना एकदम बदल के नया आ गया। जी, एक हिसाब हमने से। अपना जो 2024 का बैच था रिक्रूट का, उसको हमने न्यू लॉ पे ट्रेनिंग दी। अच्छा। अब तो न्यू लॉ पर ही सारी पुलिस की कार्रवाई चल रही है। और जो ये मैडम के सुपरविजन में जो इतना टास्क, चैलेंजिंग टास्क जो है, इतने तरह के इनोवेटिव जो स्टेप लिए गए, उनके मटेरियल को जो है अदर स्टेट ने भी जो है अच्छा। डिमांड किया। अच्छा। दिल्ली पुलिस की बहुत ही सराहना की गई, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने जो जो है यहाँ इसको पे जो यहाँ मेहनत की इम्प्लीमेंट गई किया। है, तो ताकि वो जी काम सर। उनके भी काम आ जाए। जी सर जी। ठीक बात। तो इसमें शुरू में तो हमने सुना कि वो जैसे नया कानून जो लिखते थे, नया सेक्शन ब्रैकेट में पुराना भी लिखते थे कि पुराना ये था, जी। ताकि एक्चुअल में क्या था कि मिड में आया, तो अब जो हमारे पुलिस पर्सनल हैं, उनकी फाइलें तो ऑलरेडी पहले से पुराने सेक्शन में चल रही थी, हाँ। आईपीसी सीआरपीसी के तहत। अब जैसे ही ये नया इम्प्लीमेंट हुआ, तो उनको एक रेफर करना होता था कि ये पुराना सेक्शन जो है अकॉर्डिंग टू दिस ब्रैकेट में ये नया सेक्शन इसका है। तो ठीक है, वो उसी में हुआ कि जिनके केसेस प्रायर टू दैट डेट जो है रजिस्टर हो चुके थे, लेकिन अब जो फ्रेश केसेस हो रहे हैं उसमें है ही नहीं, वो तो अब न्यू लॉ के अकॉर्डिंग न्यू सेक्शन के तहत ही दर्ज हो रहे हैं। आपने तो काफी चेंजेस देखे पुलिस में। जी सर। जैसे आपने कई चीजें बताई, जी। कंप्यूटर स्टार्ट हो गया। जी। तो उस टाइम और आप में क्या क्या और बदलाव आपको देखने को आए, जो पुराने टाइम के हिसाब से आप जब याद करते हैं, जब आप डी कोर्स में गए जी थे, जी जी जी। और एक आज का टाइम? जी सर, ये जो बदलाव है 38 साल में, एक साल में ही बहुत बदलाव आ जाता है, तो 38 साल तो बहुत होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बदलाव तो हम डिस्कस कर सके हैं, जिसको मैं कहना चाहूंगी कि डिजिटाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स। राइट। एंड और रही उसकी शेयरिंग टू स्टेक होल्डर। तो डिजिटाइजेशन में जैसा कि हम प्रायर डिस्कस कर चुके हैं कि जितनी भी कार्रवाई थी, जितने भी रिकॉर्ड्स थे थाने के, उनको सीपा प्रोजेक्ट के तहत, देन उससे एडवांस आया CCTNS। अच्छा। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम। ये 2013 में इम्प्लीमेंट हो गया था। ये एक प्रायर जो सीपा था उसका एक एडवांस था। अच्छा। क्योंकि उसमें कमी ये थी कि वो एक स्टैंड अलोन एप्लीकेशन थी, वो ऑनलाइन नहीं थी। अच्छा अच्छा। मतलब एक पुलिस स्टेशन का जो डाटा है वो पुलिस स्टेशन के पास ही है, राइट, उसकी शेयरिंग नहीं है। अच्छा। तो CCTNS के माध्यम से जो है ये ऑनलाइन हो गया। यस, कोई भी ये ऑनलाइन हुआ, ये PS to PS, स्टेट टू स्टेट एंड अक्रॉस द बॉर्डर। ओके। आज कोई भी यूपी में अगर उसने कोई एक क्रिमिनल पकड़ा जिसपे वो अपना डिस्क्लोजर में कहता है कि मैंने बिहार में, दिल्ली में, या दिल्ली के इस डिस्ट्रिक्ट में मैंने एक फला थाने में एक क्राइम किया है, तो उसको यहाँ कोई कॉरेस्पॉन्डेंस करने की जरूरत नहीं है। वो ऑनलाइन ही CCTNS प्रोजेक्ट के माध्यम से उसकी सारी इन्वॉल्वमेंट को निकाल सकता है अपने उस डेस्क पे बैठे बैठे। और बल्कि अब तो गाड़ियों का भी कोई चोरी वोरी गाड़ी हो गई, कहीं पकड़ी गई, तो आप तो यहाँ बैठे बैठे ही मतलब देख सकते हैं कि हाँ। तो ये था। अब ये तो हो गया डिजिटाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड। अब हो गई इसकी शेयरिंग और वास्ट, मतलब डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट, स्टेट टू स्टेट है। जैसे कि हम जानते हैं कि ICJS, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। हमारे क्रिमिनल जस्टिस के 5 मेन पिलर होते हैं: पुलिस, प्रोसिक्यूशन, प्रिजन्स, कोर्ट एंड फॉरेंसिक साइंस लैब जो है। तो ये सब हो गए, ऑनलाइन हो गए। एंड जो डाटा था वो बिटवीन दीज एजेंसी जो है वो शेयरिंग शुरू हो गई। तो अब आप देखिए कि अगर हमें ये जानना है कि मेरे इस केस में एक प्रिजन है और उसका जो है क्या चल रहा है, वो जेल में है, बेल पे है, तो IO को इतना फैसिलिटेट कर दिया गया है, उसका टाइम बच रहा है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी हो गई है, रियल टाइम हर चीज जनरेट हो रही है, बिल्कुल, चाहे वो अरेस्ट कर रहा है, चाहे बेल हो रही है, चाहे FIR का रजिस्ट्रेशन है, एवरीथिंग इज बीइंग कैरिड आउट एट पर रियल टाइम। मतलब अगर कोई घटना इसी समय हुई है तो इसी समय ऑनलाइन हो गई। इससे तो अब कोर्ट में भी हमें प्रूव करने बड़ा इजी हो गया, क्योंकि वो टाइम के पहले बड़ी बहस चलती थी कि भी एक टाइम सही है गलत है। जी। अब तो सब कंप्यूटराइज्ड है, उन्हें भी बहस करने की जरूरत नहीं पड़ती कि अपना आराम से। और सबसे बड़ा बेनिफिट है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को ये हो गया कि फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR अप टू द फाइल इन द कोर्ट, जो अपनी केस जो उसकी केस फाइल है टू कोर्ट करने तक, एवरी स्टेप
जो भी उसने कार्रवाई की, चाहे उसने क्राइम मौका का बनाया, क्राइम सीन बनाया, या उसने जो है सीजर किया, मौके से कुछ सीज किया, कहीं भेजा या लैब में भेजा, माल खाने में जमा किया, किसी का बयान लिया, तो हर चीज जो है डिजिटाइज है और उसकी चालान जो है ई चालान, अच्छा, कोर्ट में वो ई माध्यम से जा रहा है। अच्छा, और इसके साथ साथ जैसे पुराना होता था ना, पीपी के पास बैठे रहते थे आईओ, तो कई कई दिन बुलाता रहता था, भाई इसमें ये ऑब्जेक्शन है, इसको पूरा कीजिए, ये भी पूरा नहीं हुआ, तो वहां पे टाइम खप रहा था। बिल्कुल, और देरी कहाँ होती थी? जस्टिस में। तो अब हर व्यक्ति बाउंड हो गया, चाहे वो एक पुलिस वाला हो, कोर्ट वाला हो, फॉरेंसिक लैब वाला हो, जेल वाले हो, हर व्यक्ति बाउंड है, सब अकाउंटेबल रियल है टाइम में अकाउंटेबिलिटी हो गई है सबकी। तो इससे जो अब काम करने का तरीका जो है बहुत स्ट्रीमलाइंड हो गया। मतलब कहाँ पे डिले हुआ वो उसमें देख सकता है आदमी कि ये यहाँ इस पार्ट पर ज्यादा डिले हुआ है। डिले विल बी आइडेंटिफाइड ऑन ए पर्टिकुलर पर्सन, राइट इफ इट इज कॉज्ड। यस, बहुत अच्छे। तो ये एक बदलाव था जो हमने डिजिटाइजेशन और इसकी शेयरिंग करी। अब एक बदलाव जो सर हमने देखा, जो पुलिस का इनिशियली थी, क्या थी? ट्रेडिशनल अप्रोच, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। जब हम भर्ती हुए थे, मेन क्या सुनते थे? लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, बेसिकली क्राइम को डिटेक्ट करना, प्रोटेक्ट क्रिमिनल्स को अरेस्ट करना। तो ये तो रहा ही, लेकिन एक बहुत बड़ा चेंज आया जिसको हम कहते हैं सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच। जो इमेज थी उसको कैसे बदला जाए, क्योंकि जब तक पुलिस और पब्लिक के बीच में डिस्टेंस रहेगा, बिल्कुल ठीक, हम किसके लिए हैं? हमारी सर्विसेज किसके लिए है? सिटीजन्स के लिए है। जब वही हमारे पास आने में कतरा रहे हैं, एक डिस्टेंस लेवल मेंटेन है, तो उनको लाया कैसे जाए जब उनको सुविधाएं दी जाएंगी? तो सिटीजन सेंट्रिंग में उनके लिए EFIR जो हम कह रहे हैं, ऑनलाइन घर बैठे ही अपनी FIR दर्ज कराइए। कोई प्रॉपर्टी लॉस खो गई है, MB थेफ्ट, EMB थेफ्ट है, तो सिटीजन्स को EFIR दिया गया, EMB थेफ्ट दिया गया। लॉस प्रॉपर्टी, कोई चीज उसकी खो गई है, डॉक्यूमेंट खो गया, घर बैठे बैठे ही, जिसको हम NCR के लिए वो चक्कर लगाता था, पहले तो उसे थाने में जो है संतरी ही रोक ले, अपनी इंक्वायरी में लग जाए, क्या चीज खोई, कितना खोई, कैसे पहले एक इंटरोगेशन तो वो संतरी कर लेता। ये सारी चीजें सिटीजन को एक हरासमेंट महसूस होता था। बिल्कुल। कि मुझे इस गेट से उस ड्यूटी अफसर तक जाने में ही इतने हर्डल्स हैं। बिल्कुल। तो सिटीजन्स के लिए इसके साथ साथ सर्वेंट वेरिफिकेशन, टीनेंट वेरिफिकेशन। बिल्कुल। अगर आज कोई सोसाइटी में या कोई भी एक सिटीजन अपना सर्वेंट को रखना चाहता है, टीनेंट को रखना चाहता है, तो उसे चक्कर नहीं लगाने थाने पे, ऑनलाइन पोर्टल बना दिए गए हैं, भरिए उसमें, और उसके जरिए उनको रिपोर्ट भी मिल जाती है, पुलिस वेरिफिकेशन। बिल्कुल। पर अपने सर्विस के लिए, जॉब के लिए PCC, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिल जाता है। इसके अलावा कंप्लेंट मॉनिटरिंग, इंटीग्रेटेड कंप्लेंट मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया गया, जिसमें वो किसी भी तरह की अपनी कंप्लेंट को बेहिचक होके दर्ज कर सकता है, अपने स्टेटस को देख सकता है। तो सिटीजन के लिए तो ये एक सर्विसेज फोकस हुई। इसी के संग आप और जोड़ सकते हैं हम इसमें जन सुनवाई। ये आप देख भी रहे हैं, जन सुनवाई मीन्स पब्लिक हियरिंग, एक ऐसा दरबार, एक ऐसा ओपन दरबार। RW वगैरह तो हमने सुना था कि रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन वगैरह है, लेकिन जब से जन सुनवाई हुई है, जिसके तहत एक डिस्ट्रिक्ट में एक ACP या DCP रैंक के अधिकारी सप्ताह में एक बार जो है एक ओपनली एक प्लेस को चूज करके, जहाँ पे मैक्सिमम लोग उसके इलाके के बैठ सकें, मतलब उनकी मन की बात सुन सकते हैं, कह सकते हैं। एक इंडिविजुअल की कोई किसी के अगेंस्ट कंप्लेंट है, उसके लिए तो उसको पोर्टल मिल गया, लेकिन एक अगर उसको उस सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में वो रह रहा है, जिस मोहल्ले में रह रहा है, वहां पे उसे लगता है कि कुछ लोग हैं जो क्राइम प्रोन है, क्रिमिनल उनका रिकॉर्ड है, या सिक्योरिटी नहीं है, उस इलाके में CCTV कैमरे वो चल ही नहीं रहे हैं, नाम मात्र के लगे हैं। पहले लगता था ये बात किसको बताया जाए। यस, या जैसे कोई त्योहार आने वाला है तो उनके मन में एक पहले ही डर हो जाता था कि इसमें कोई दंगा फसाद ना हो जाए। तो जो भी उनकी कमी पेशियां थी, वो उन्होंने बिल्कुल फेस टू फेस ऑन द टेबल जब अफसरों से डिस्कस की, तो ये एक सबसे बड़ी अचीवमेंट है दिल्ली पुलिस की। जन सुनवाई में आके जब अपनी वो प्रॉब्लम रखते हैं, तो उससे एक फायदा और हो जाता है कि पुलिस को भी पहले ही पता चल जाता है कि ये समस्या आने वाली है, ये त्योहार आने वाला है, या इस तरह का कोई प्रोग्राम करने वाले हैं अपने सोसाइटी, मतलब अपने एरिया में,
तो उसकी व्यवस्था पहले से की जा सकती है। और एक ट्रांसपेरेंसी भी मेंटेन होती है बिल्कुल, सर, बिल्कुल। क्योंकि एक जन सुनवाई में किसी ने अपनी बात रखी, हम्म। अगली जन सुनवाई तो दोबारा होगी, बिल्कुल वी बिल्कुल। आर रिस्पॉन्सिबल टू राइट। आंसर हिम, और उसका जवाब देना पड़ेगा तो कि वो उसमें क्या वो प्रायोरिटी पे टेकन अप करके क्या वो चीज एक्शन हो लिया गया जाएगी। उसके ऊपर जी, पहले के। बहुत अच्छा तो है। एक तो ये हो गया, इसके संग कम्युनिटी पुलिसिंग। हम्म। कम्युनिटी पुलिसिंग में जो है सिर्फ एक सिटीजन को नहीं बल्कि एक मास्क लार्ज स्केल के लोगों को, जैसे कि विमेन्स के लिए हेल्पलाइन, चिल्ड्रन के लिए सीनियर सिटीजन सेल की स्थापना, तो हमारे स्पेशल यूनिट बनाए गए पुलिस के, ये जिसको हम स्पुआ कहते हैं, स्पेशल पुलिस यूनिट फॉर बिल्कुल, वुमेन एंड बिल्कुल, चिल्ड्रन, बिल्कुल। जिसमें कि हम ना केवल महिलाओं को जो कि दहेज पीड़ित हैं और बल्कि बच्चे भी जो पॉक्सो के हैं, और इसके अलावा सिर्फ उनकी कंप्लेंट को एड्रेस करना ही नहीं बल्कि उनको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए जो उनकी मुहिम है, जो सेल्फ डिफेंस के वो लोग हमारी जो यूनिट है कार्य कर रही है, उससे कॉलेजों में जाके बच्चियों को या स्कूलों में छोटे बच्चों को व्हाट इज गुड टच बैड टच इस चीज पे एजुकेट करना, तो ये एक कम्युनिटी में पॉजिटिव इमेज रखता है। और इसी के साथ अगर हम देखें स्पूनार जैसे कहते हैं स्पेशल पुलिस यूनिट फॉर नॉर्थ ईस्ट रेजिडेंट्स, दिल्ली में जो है कैंपस में एरिया में ज़्यादातर हमारे बच्चे नॉर्थ ईस्ट के हैं, तो अमूमन पहले घटना ज़्यादातर इस तरह की नोटिस में आती थी कि उनके संग जो है एक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो उस सोच को, उस हिंड्रेंस को ख़त्म करने के लिए जो है स्पेशल यूनिट बना दिया गया जो स्पेसिफिकली उनके से रिलेटेड क्राइम को करता है। इसके अलावा प्रहरी स्कीम देखिए आप, प्रहरी में क्या है कि एक इलाके में चाहे वो किसी भी पेशे का हो, नाई, धोबी, वेंडर्स है, सब्जी बेचने वाला है, चौकीदार है, उनको हमने अपनी पुलिसिंग में शामिल किया एज एन आईज एंड ईयर्स। आपने सुना होगा आईज एंड ईयर स्कीम, मतलब पुलिस के कान और आंख बने हो, अगर वो कुछ देख रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर इन्हीं जगहों पे क्रिमिनल्स जो हैं विजिट करते हैं, तो फर्स्ट हैंड आई विटनेस वही होता है। यस, क्योंकि उन्हीं के सामने हो रहा होता है सारी चीजें। तो उनको एक मोटिवेशन भी मिला कि उनको एक अच्छा भी लगा कि किसी तरीके से वो एक पुलिसिंग का जो है हिस्सा बन सके, पुलिस के साथ जुड़ पाए वो ये भी है। तो क्योंकि कई बार पहले भी वो बताना चाहते हैं लेकिन पहले वो कॉन्फिडेंस नहीं था, इतना ज्यादा उनके अंदर ये विश्वास नहीं था कि तो ज्यादातर जो मिडिल क्लास फैमिली तबके का जो है वो डरता ही रहता था। बिल्कुल। लेकिन जब वो खुद इसका हिस्सा बन गया, फैसिलिटेट करने लग गया पुलिसिंग में, तो निर्भय होकर अपनी लाइफ को जी रहा है। मेरे पॉडकास्ट में पहली बार एक इतना इंटेलिजेंट ऑफिसर आया सर बहुत बड़े शब्द और जैसे आपने बताया कि भी आपने जैसे एएसआई आप सिलेक्ट हुए थे, उसके बाद एक एग्जाम दे के आप सब इंस्पेक्टर बन गए, जब आपको पता चला तो मुझे लग रहा है कि उस टाइम आप सिविल सर्विसेज का देते तो आप जरूर एक आईपीएस भी बन जाते। बस ऐसा ही है सर, कहते हैं कि शायद लेकिन जहाँ भी आप थे हर जगह अपने अपनी सेवा दे का मतलब जो है ना, आपकी सेवा का मतलब दिल्ली पुलिस को लाभ मिला है, बहुत अच्छा। हालांकि धीरे धीरे बच्चों ने सीख लिया, तो मेरा अपना एम रहेगा अब उस व्यवस्था को संभालना, अपना एक जो मेरा लाइफ पार्टनर है जिसने मेरे लिए सेक्रीफाइस किया, मेरी एब्सेंस में मेरे बच्चों को खाना खिलाया, कमिटेड रहा, चाहे दिन हो रात हो, जिसने मेरे परिवार को संभाला, उसको टाइम देना मेरी जिम्मेवारी है। क्या बात है। तो मैं अपना वैल्यूएबल टाइम अपनी फैमिली को दूंगी, लेकिन नो डाउट जैसा कि मेरा एक कर्म प्रधान रहा है कि मेरे मन में एक कचकचाहट रहेगी कि यार तुमने दूसरों के लिए क्या किया, अपनी फैमिली को तो टाइम दे दिया, तो कहीं ना कहीं जो मेरे अंदर एक है कि मैं बाहर वालों के लिए भी कुछ करूं, किसी ऐसे मिशन से जुड़ूं, प्रैक्टिकल फील्ड वर्क से, जिसमें मेरा जो एक्सपीरियंस है, स्किल है, एक्सपर्टाइजेशन है, चाहे वो स्कूल में बच्चों के लिए हो, हम स्कूल में बच्चों को बता सकते हैं, चाइल्ड को एजुकेटेड कर सकते हैं, बिल्कुल, सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है उनको अवेयर कर सकते हैं, महिलाओं की काउंसलिंग कर सकते हैं, बिल्कुल। तो ये जो हमने इस फील्ड में इतना महसूस किया है, एक खासकर वीकर सेक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें उन्हें पहले से क्या चीज़ अवेयर देनी चाहिए, उसको मैं बिल्कुल डिलीवर करना चाहूँगी। तो बहुत अच्छी बात है मैडम। जैसे मेरे को ये बड़ा अच्छा लगा सुनकर कि जैसे हस्बैंड ने आपको शुरू में ही बता दिया था कि भी मैं रेडी हूँ, ये घर की जिम्मेदारी में आपका हाथ बटाने के लिए। जी। अभी जैसे आपने बताया कि रिटायर होने के बाद जो है
जिस हस्बैंड ने इतना कंट्रीब्यूट किया जी आपके सर। एब्सेंस में घर संभाला, अब जी। उसको थोड़ा रेस्ट देंगे आप। बिल्कुल सर। तो आपके हस्बैंड भी बड़े लकी हैं और बड़े खुश हो रहे होंगे, इस हाँ, दिन का इंतजार कर रहे होंगे हो क्योंकि सकता है। महिलाओं के लिए तो ये समझा जाता है घर संभाला ना, खाना पीना संभाला। बिल्कुल अब वो बिल्कुल। खाना पीना तो वो आगे भी संभालती रहेगी, लेकिन हम्म, मैंने खाना पीना मुझे संभालने का मौका नहीं मिला, बिल्कुल क्योंकि मेरा एम सिर्फ घर की चार दीवारी में खाना बनाने तक कभी नहीं रहा। मुझे हम्म, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था। बिल्कुल। तो ऑलवेज आई वांटेड कि मैं कुछ ऐसा करूं और वो किसी के काम आ सके। बहुत अच्छा, जी सर। बहुत बढ़िया विचार है मैम आपके। और आपके हस्बैंड को बधाई देता हूँ कि यस चलो। सर, विदाउट हिज कोऑपरेशन एंड उसका जो सपोर्ट मुझे मिला है ना, नहीं चल सकते हम। महिला को खासकर उस सपोर्ट की जरूरत होती है सर। बिल्कुल बिल्कुल। हम आशा करते हैं कि आपकी जोड़ी ऐसे ही बनी रहे और आपका जिस हिसाब से एक दूसरे का कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन ऐसे ही जी बना सर। रहे। जी। 38 साल की सर्विस के बाद आप इस महीने रिटायर हो रहे हैं मैम। जी सर। तो नए जनरेशन जो अभी भर्ती होने वाली है, उनके लिए कोई 2 लाइन क्या कहना चाहेंगे, जरा बताएं। सर, जो लोग अभी हैं, मेरे साथी हैं, मेरे कोलीग्स हैं, या जो अब आगे बच्चे इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करेंगे, मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि जब भी हमें कोई कार्य दिया जाता है, हम उसको टेकअप करें इन ए पॉजिटिव वे, ये मानकर कि मैं इसे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अगर आपने माइंड ये सेट कर लिया, कहावत है, इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे, बिल्कुल। तो आप उस काम को पूरा कर लेंगे। लेकिन ये भी सत्य है कि कोई भी काम अकेले नहीं होता। कोई इंसान ये सोचे कि मैंने अकेले इस काम को किया है, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी टीम है। वर्क होता है। हमेशा जब भी आप एक टीम में होंगे, एक टीम को लेके चलेंगे, चाहे वो आपके सबॉर्डिनेट्स की हो, कोलीग्स की हो, आपके ऊपर आपके सीनियर ऑफिसर हैं, जब भी कोई कार्य है, ये एक एक्सपीरियंस रहा है मेरा। बिल्कुल। जब भी हम एक टीम में किसी कार्य को करते हैं तो 100% हमें उसमें सक्सेस प्राप्त होती है। और यही कहना चाहूँगी कि जैसा कि डेडिकेशन से, डिसिप्लिन वे में, और हमेशा आपके अंदर जो स्किल है, एक्सपर्टाइजेशन है, नॉलेज है, उसको अपने तक सीमित ना रखें, उसको दूसरों को एक कर्मयोगी की तरह देने की कोशिश करें। बहुत और अच्छे मैम, आपके कार्यकाल को आगे तक वर्षों तक बल्कि याद किया जाएगा। अभी जैसे आपने गाने के बताया, 2 लाइन मैं चाहूँगा कि जाते जाते और दर्शकों को सुना दें। बड़े मतलब अच्छा लगा आपके मुँह से सुनकर। चलिए सर, जैसे आप जा ही रहे तो जाने के ऊपर ही कुछ सुना दें। हाँ, जाने पे बस यही कह देती हूँ फिर। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है, मैं पल दो पल का शायर हूँ। बहुत अच्छे मैम, आपके साथ बातें करके बहुत आनंद आया। मैडम, जिस तरह से आपने दिल्ली पुलिस में अपनी अलग पहचान बनाई है, जी सर। मैं पूरे दिल्ली पुलिस परिवार की तरफ से आशा करता हूँ और आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि रिटायरमेंट के बाद भी समाज के अंदर आप इसी तरह सक्रिय रहकर अपना योगदान देते रहेंगे। जी। आपका एक हेल्दी और लॉन्ग लाइफ की हम शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद आप इस सर। पॉडकास्ट में बहुत बहुत आपका धन्यवाद। धन्यवाद मैं भी कहना चाहूँगी सर। और आपके माध्यम से, आज आपके शो के माध्यम से, मैंने अपनी बचपन से लेके जी जी। आज के इस दिन तक का जो मेरे यादगार मोमेंट थे, उनको जीने का मुझे दोबारा से मौका मिला। जी जी। और शायद ये मौका मिलना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति के अंदर बहुत कुछ होता है कि वो जहाँ से चला था ना, आज जा रहा है, इस डिपार्टमेंट से जा रहा है, तो कुछ तो अगर उसको जीने का मौका मिल जाए तो बिल्कुल बिल्कुल। इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती सर। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, और मुझे पूरा विश्वास है कि रिटायरमेंट के बाद भी आपकी सर्विसेज को यूटिलाइज किया जा सकता है और करते रहेंगे। जहाँ भी कहीं ज़रूरत होगी, तो जहाँ मुझे तो लगेगा, मैं तो ज़रूर आपका मतलब आपको बुला कर रिकमेंड करूँगा कि भी अगर ये कहीं काम फंसा हुआ तो कमलेश मैडम को बुला लें, तो रुका हुआ काम निकल जाएगा। जी सर, मैं भी क्योंकि मैं इस पे विश्वास करती हूँ कि अगर मैंने आज कुछ फ्रूटफुल नहीं किया ना, क्योंकि लाइफ क्या है, सिर्फ काटने के लिए नहीं है, 3 समय खाना खा के सोने के लिए नहीं है। रात को जब सोएं तो एक बारी अपने आप से जरूर पूछें कि आपने कुछ ऐसा किया जो दूसरों के लिए काम आया हो। बहुत अच्छा। बस।
अपने लिए तो हर एक आदमी जीता अपने है। लिए जिए तो क्या जिए। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा। आपके संज्ञान में भी अगर कोई ऐसा ही पुलिस अधिकारी, पुलिसकर्मी है जो अपनी ड्यूटी के साथ इस तरह के विचार रखते हो, कोई समाज का कार्य करते हो या कोई अलग पहचान बना रखी है, तो अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हम कोशिश करेंगे कि उनको भी इस पॉडकास्ट में लेके आएं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे किसी अलग खास मेहमान से। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कानून का पालन करते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।